नमस्ते इंडिया, आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि। आज आपसे भारत चीन 1962 युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं भारत चीन 1962 का युद्ध। भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में भी जाना जाता है, चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ एक युद्ध था। विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी, तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियर जोउ एनलाई के द्वारा घोषित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई। पश्चिमी क्षेत्र में चुसूल में रेजांग कला एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अस्थायी रूप से कब्जा कर लिया था। फिर चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषणा कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन रेखा के पीछे लौट गई। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में लड़ाई हुई और इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई। इस प्रकार की परिस्थिति ने दोनों पक्षों के लिए रसद और अन्य लॉजिस्टिक समस्याएं प्रस्तुत की। इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया। स्थान: चीन और भारत के बीच एक लंबी सीमा है, जो नेपाल और भूटान के द्वारा 3 अनुभागों में फैला हुआ है। यह सीमा हिमालय पर्वत से लगी हुई है, जो बर्मा एवं तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान तक फैली है। इस सीमा पर कई विवादित क्षेत्र अवस्थित हैं। पश्चिमी छोर में अक्साई चीन क्षेत्र है, जो स्विट्जरलैंड के आकार का है। यह क्षेत्र चीनी स्वायत्त क्षेत्र जिजियांग और तिब्बत के बीच स्थित है। पूर्वी सीमा पर बर्मा और भूटान के बीच वर्तमान भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश स्थित है। 1962 के संघर्ष में इन दोनों क्षेत्रों में चीनी सैनिक आ गए थे। ज्यादातर लड़ाई ऊंचाई वाली जगह पर हुई थी। अक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित साल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है और अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसकी कई चोटियां 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। सैन्य सिद्धांत के मुताबिक आमतौर पर एक हमलावर को सफल होने के लिए पैदल सैनिकों के 3:1 के अनुपात की संख्यात्मक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है। पहाड़ी युद्ध में यह अनुपात काफी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इलाके की भौगोलिक रचना दूसरे पक्ष को बचाव में मदद करती है। चीन इलाके का लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों पर कब्जा था। दोनों पक्षों को ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों की कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए। परिणाम: चीन के सरकारी इतिहास के अनुसार इस युद्ध से चीन ने अपने पश्चिमी सेक्टर की सीमा की रक्षा की नीति के लक्ष्यों को हासिल किया, क्योंकि चीन ने अक्साई चीन का वास्तविक नियंत्रण बनाए रखा। युद्ध के बाद भारत ने फॉरवर्ड नीति को त्याग दिया और वास्तविक नियंत्रण की रेखा वास्तविक सीमाओं में परिवर्तित हो गई। जेम्स केल्विन के अनुसार भले ही चीन ने एक सैन्य विजय पा ली, परंतु उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि के मामले को खो दी। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को पहले से ही चीनी नजरिए, इरादों और कार्यों पर शक था। इन देशों ने चीन के लक्ष्यों को विश्व विजय के रूप में देखा और स्पष्ट रूप से यह माना कि सीमा युद्ध में चीन हमलावर के रूप में था। चीन की अक्टूबर 1964 में प्रथम परमाणु हथियार परीक्षण करने और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को समर्थन करने से कम्युनिस्टों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों एवं पूरे पाकिस्तान में चीनी प्रभाव के अमेरिका राय की पुष्टि हो जाती है। युद्ध के बाद भारतीय सेना में व्यापक बदलाव आए और भविष्य में इसी तरह के संघर्ष के लिए तैयार रहने की जरूरत महसूस की गई। युद्ध से भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दबाव आया, जिन्हें भारत पर चीनी हमले की आशंका में असफल रहने के लिए जिम्मेदार के रूप में देखा गया। भारतीयों में देशभक्ति की भारी लहर उठानी शुरू हो गई और युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए कई स्मारक बनाए गए। यकीनन मुख्य सबक जो भारत ने युद्ध से सीखा था, वह है अपने ही देश को मजबूत बनाने की जरूरत और चीन के साथ नेहरू की भाईचारे वाली विदेश नीति से एक बदलाव की। भारत पर चीनी आक्रमण की आशंका को भांपने की अक्षमता के कारण प्रधानमंत्री नेहरू को चीन के साथ शांतिवादी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि नेहरू की सरकार अपरिष्कृत और तैयारी के बारे में लापरवाह थी। नेहरू ने स्वीकार किया कि भारतीय अपनी समझ की दुनिया में रह गए थे और भारतीय नेताओं ने आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने का पूरा ध्यान केंद्रित करने के बजाय रक्षा मंत्रालय से कृष्ण मेनन को हटाने पर काफी प्रयास बिताया। भारतीय सेना कृष्ण मेनन के कृष्ण कृपा पात्र को अच्छी नियुक्ति की नीतियों की वजह से विभाजित हो गई थी और कुल मिलाकर 1962 का युद्ध भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा के संयोजन के रूप में
भी देखा जा गया है। उपलब्ध विकल्पों पर गौर न करके बल्कि अमेरिकी सलाह के तहत भारत ने वायुसेना का उपयोग चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ने में नहीं किया। CIA ने बाद में कहा कि उस समय तिब्बत में न तो चीनी सैनिकों के पास में पर्याप्त मात्रा में ईंधन थे और न ही काफी लंबा रनवे था, जिससे वे वायुसेना प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ थे। अधिकांश भारतीय चीन और उसके सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। कई भारतीय युद्ध को चीन के साथ एक लंबे समय से शांति स्थापित करने में भारत के प्रयास में एक विश्वासघात के रूप में देखने लगे। नेहरू द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई शब्द के उपयोग पर भी सवाल हो गए। इस युद्ध ने नेहरू की इन आशाओं को खत्म कर दिया कि भारत और चीन एक मजबूत एशियाई ध्रुव बना सकते हैं, जो शीत युद्ध गुट की महाशक्तियों के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया होगी। सेना के पूर्ण रूप से तैयार नहीं होने का सारा दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आ गया, जिन्होंने अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया ताकि नए मंत्री भारत के सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा दे सकें। स्वदेशी स्रोतों और आत्मनिर्भरता के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति की भारत की नीति को इस युद्ध ने पुख्ता किया। भारतीय सैन्य कमजोरी को महसूस करके पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी, जिसकी परिणति अंततः 1965 में भारत के साथ दूसरा युद्ध से हुआ। हालांकि भारत युद्ध में भारत की अपूर्ण तैयारी के कारणों के हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का गठन किया गया था। परिणाम अनिर्णायक था क्योंकि जीत के फैसले पर विभिन्न स्रोत विभाजित थे। कुछ सूत्रों का तर्क है कि चूंकि भारत ने पाकिस्तान से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, भारत स्पष्ट रूप से जीता था, लेकिन दूसरों का तर्क था कि भारत को महत्वपूर्ण नुकसान उठाना पड़ा था और इसलिए युद्ध का परिणाम निर्णायक था। 2 साल बाद 1967 में चोल घटना के रूप में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक छोटी सी सीमा झड़प हुई। इस घटना में 8 चीनी सैनिकों और 4 भारतीय सैनिकों की जान चली गई। हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद ले जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। राष्ट्रीय रक्षा कोष के प्रति दान। सन 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अनुरोध पर हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में 5000 किलोग्राम सोना दान किया था। नेहरू ने अमेरिकी के राष्ट्रपति कैनेडी को 2 पत्र लिखे थे। इस पत्र में नेहरू ने लिखा, चीनियों ने नेफा के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, वो कश्मीर में लद्दाख के चुसाल पर भी कब्जा करने वाले हैं। इसके बाद नेहरू ने लिखा, भारत को चीन के हमले से निपटने के लिए यातायात और युद्ध विमानों की जरूरत है। नेहरू ने इस पत्र का अंत यह कहते हुए किया कि वे इसी पत्र का पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होरोल्ड मैकमिलन को भी भेज रहे हैं। अभी व्हाइट हाउस को यह पत्र मिला ही था, गालब्रेथ ने एक टॉप सीक्रेट टेलीग्राम अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को भेजा। इसमें लिखा था, मुझे गुप्त रूप से पता चला है कि नेहरू आपको एक और पत्र भेजने वाले हैं। इसके बारे में उनके मंत्रियों तक को नहीं बताया गया। अमेरिका में भारत के राजदूत BK नेहरू ने 19 नवंबर को खुद अपने हाथों से वो पत्र राष्ट्रपति कैनेडियन तक पहुंचाया। इसके बाद नेहरू ने स्पष्ट मांग करते हुए लिखा, हमें कम से कम युद्धक विमानों के 12 स्क्वाड्रन चाहिए। शुरू में जब हमारे पायलट इन्हें चलाने का प्रशिक्षण नहीं ले लेते, अमेरिकी पायलटों को इन्हें चलाना होगा। अमेरिकी पायलटों का इस्तेमाल भारतीय शहरों और ठिकानों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, लेकिन तिब्बत के अंदर हवाई हमले भारतीय वायुसेना के लिए करेगी। इसके लिए हमें B-47 बम वर्षकों की 2 स्क्वाड्रन भी की जरूरत पड़ेगी। नेहरू ने कैनेडियन को आश्वस्त किया कि इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ चीन के खिलाफ होगा, इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दूसरे पत्र में नेहरू ने कैनेडी के से वास्तव में 350 युद्धक विमानों की मांग की थी। उनको चलाने के लिए कम से कम 10,000 सपोर्ट स्टाफ की जरूरत थी। डेनिस कुक अपनी किताब इंडियन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एस्ट्रेंड्स डेमोक्रेसीज में लिखते हैं, अमेरिका में भारतीय राजदूत BK नेहरू प्रधानमंत्री नेहरू के इस पत्र से इतने स्तब्ध रह गए थे कि उन्होंने अपने स्टाफ के किसी सदस्य को नहीं दिखाया और इसे अपनी मेज की ड्राइव में रखा। बाद में उन्होंने एक इतिहासकार को बताया कि नेहरू ने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दबाव में आने के बाद ही ये दोनों पत्र लिखे होंगे। बाद में BK नेहरू ने अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा, पहला पत्र ही हमारी गुट निरपेक्ष की नीति के खिलाफ था, दूसरा पत्र तो इसका दयनीय था कि इसे पढ़कर बहुत मुश्किल से अपनी शर्म और दुख पर नियंत्रण कर पाया। दिल्ली में निराशा का माहौल। उधर दिल्ली में रूजवेल्ट हाउस में राजदूत गालब्रेथ ने अपनी डायरी के 20 नवंबर 1962 के पन्ने पर लिखा, आज का दिन दिल्ली में सबसे बड़े भय का दिन था। पहली बार मैंने लोगों का हौसला टूटते हुए देखा। मैंने व्हाइट हाउस को लिखा, तुरंत हथियार की खेप और 12C-130 विमान भेजिए, साथ ही 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना करिए। भारतीयों ने अमेरिकी नौसेना की किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी थी, लेकिन गालब्रेथ ने सोचा कि बंगाल की खाड़ी में 7वें बेड़े की उपस्थिति से चीन को साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका भारत के साथ ही संकट में खड़ा है। सवाल उठता है, नेहरू ने के दोनों पत्रों का जवाब देते हुए कैनेडी उच्च स्तरीय दल दिल्ली भेजा। आनंद फानन में अमेरिकी वायुसेना के KC-135 विमान को एंड्रयूज हवाई ठिकाने से रवाना किया गया। तुर्की में कुछ देर ईंधन के लिए रुकने के बाद हैरी मैन और उनके साथ कैनेडियन प्रशासन के 2 दर्जन अधिकारी 18 घंटे की उड़ान के बाद 22 नवंबर की शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचे। गालब्रेथ उन सबको सीधे हवाई अड्डे से नेहरू के निवास तक ले गए, लेकिन इससे पहले कि 21 नवंबर की सुबह शांति चोरी छुपे आई।
क्योंकि 20 नवंबर की रात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। यही नहीं, चीन ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सेना 7 नवंबर 1959 को वास्तविक नियंत्रण रेखा की जो स्थिति थी उसे 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। सवाल उठता है कि माओ ने युद्ध विराम करने नेफा से पीछे हटने का फैसला क्यों किया। ब्रूस राइडर अपनी किताब JF केज फॉरगॉटन क्राइसिस तिब्बत द CIA एंड द साइनो इंडियन वार में लिखते हैं, माओ के इस फैसले के पीछे कई लॉजिस्टिक कारण थे। ठंड का मौसम शुरू होने वाला था और तिब्बत और हिमालय में चीन की सेना को अपनी रसद बेचना बरकरार रखने में मुश्किलें आने वाली थी। चीन के सामने सिलीगुड़ी नेक को तोड़कर असम में घुसने का लुभावना विकल्प था। ऐसा करके वो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाके में पहुंच सकते थे, लेकिन माओ ने सोचा होगा कि ऐसा करके वो कैनेडी को भारत की तरफ से हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर कर देंगे। जिस तरह से अमेरिकी वायुसेना और ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भारत को सहायता सामग्री पहुंचा रहे थे, उससे यह साफ हो गया था कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सिर्फ नैतिक समर्थन ही नहीं, सैनिक सहायता भी दे रहे थे। नवंबर के मध्य तक ये मदद युद्ध के मैदान तक पहुंचने लगी थी। नवंबर खत्म होते होते माओ को अंदाजा हो गया था कि भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। जितनी लंबी लड़ाई चलेगी उतनी ही मात्रा में अमेरिका और ब्रिटिश हथियार भी भारत पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं रवि अपनी बात ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।